ठीक है क्लास, आज जो है हम पढ़ेंगे 1930 से लेकर 1947 तक। और फिर इसके बीच में जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो तमाम पाकिस्तान की हिस्ट्री से हम देखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, एंड देन पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस, पाकिस्तान ईरान रिलेशंस, और फिर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस 1956, 62 और 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बीच में अमेंडमेंट्स। आज का ये हमारी इंटरव्यू क्लास के अंदर लेक्चर होगा। जो नए साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको जरा हम वेलकम करते हैं और उनको बताएंगे कि इस इंटरव्यू की सीरीज में हमने जो 5 दिन में, क्योंकि आज 10 तारीख को हमें पता चला है कि 10 जून को इंटरव्यू शेड्यूल आ चुका है, तो हम इसीलिए एक क्विक रिवीजन करेंगे 5 दिन के अंदर, ताकि आपकी जो है बेसिक चीजें क्लियर हो जाएं और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपका अगर कोई सवाल है इस वक्त तक तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर अदरवाइज हम शुरू करें। बाकी जो बेसिक्स हैं इंटरव्यू के वो हम आपको अगेन प्रोवाइड कर देंगे। कल भी हमने सिखाया था स्टूडेंट्स को, और जो है जो आज जुड़ चुके हैं उनको भी हम सिखा देंगे। तो आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर हम शुरू करें। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त किसी का सवाल नहीं है। तो 1930s के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि 1930s का सबसे बड़ा इवेंट क्या है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के 1930s में सबसे बड़ा इवेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ साथी हैं, जैसे कि अमार साहब हैं, बाकी साथी शायद आवाज नहीं जा रही। नफीस साहब हैं हमारे साथ, अशर अब्बास साहब हैं। अशर अब्बास साहब, आप हमें बताएं 1930s का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आवाज आ रही है मेरी आप तक? अमार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 सर, मैं जी सुन सर, रहा मैं हूँ। आपकी बात सुन सकता हूँ। अच्छा ठीक है मैं अशर। ऐसे एटमोसफेयर में हूँ नहीं अभी कि रिस्पॉन्ड कर सकूँ आपको। चलें ठीक है, चलें फिर जो आप लेक्चर सुन लिए। तो अब सर 1930s नाइनटी के अंदर, 1930 का जो मेन इवेंट है वो जो 1930 कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था। नहीं 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 नहीं, देखिए 1930s का सबसे बड़ा इवेंट है इलाहाबाद एड्रेस। इलाहाबाद एड्रेस जिसको अल्लामा इकबाल ने रिप्रेजेंट किया था। अल्लामा इकबाल की सबसे बड़ी जो एड्रेस है 29 दिसंबर 1930 को, जिसमें इकबाल ने सेपरेट मुस्लिम नेशन की आइडेंटिटी बताई थी कि मुस्लिम रियासत कैसे बनेगी। ठीक है, और इकबाल ने कहा था कि एक तो आप नॉर्थ ऑफ इंडिया, और दूसरा वेस्ट ऑफ इंडिया। सब कॉन्टिनेंट उस वक्त बड़े सगीर इंडिया था, तो नॉर्थ ऑफ इंडिया और वेस्ट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करके एक मुस्लिम रियासत बनाए। ठीक है, तो इकबाल की जो एड्रेस थी वो 29 दिसंबर 1930 को थी। आपसे इसे भी पूछा जा सकता है कि इकबाल एड्रेस के अंदर कौन सी बात की गई थी, तो आप बताएंगे कि इकबाल एड्रेस के अंदर एक मुस्लिम रियासत का कॉन्सेप्ट रखा गया था कि हम इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं और इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं उनको मिलाकर एक मुस्लिम रियासत और एक आजाद इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस मुस्लिम रियासत होगी। और इसी इकबाल एड्रेस ने मुसलमानों के जो न्यू लीडरशिप थी मुस्लिम लीग, उसके अंदर फिर से दो कौमी नजरिए को, टू नेशन थ्योरी को रिवाइव किया। मैं आपको उर्दू लेक्चर्स भी जो है वो उर्दू नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। जिनको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट समझने में मसला है उनके लिए हम उर्दू कंपाइलेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इकबाल एड्रेस के अंदर दो बड़े चीजें हैं, एक तो एक आजाद मुस्लिम रियासत का होना, और दूसरा जो है दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी गई कि मुस्लिम रियासत आजाद होगी और फिर कौन से एरियाज होंगे, एक नॉर्थ ऑफ इंडिया और दूसरा वेस्ट ऑफ इंडिया। चलें जी, आगे रखते हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल
अच्छा, 1933 की सबसे बड़ी इवेंट चले आप बताएं, आप में से कोई कैंडिडेट बता दे। 1933 का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है जो हमारे साथ साथी हैं? फॉर एग्जाम्पल, अमार साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी सर। जी, 1933 का, 1933 का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा कौन सा वाकया है 1933 में? सर पता नहीं इसके बारे में। चलिए आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की, ये जो नाम पाकिस्तान है, अशर साहब आप सुन सकते होंगे, आप ये बताएं कि पाकिस्तान का जो नाम है ये किसने क्वाइन किया था? आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, किसने तजवीज किया था, किसने क्वाइन किया था? आप साथी एक एक करके बयान कर सकते हैं। जी अशर। हाँ जी नफीसा, आप बता रही हैं? जी सर, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने तो दिया था, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। चौधरी रहमत अली ने क्या किया था, एक अपना मैगजीन, एक पैम्फलेट लिखा था, ठीक जी है? जी सर, एक पैम्फलेट में ये यूज हुआ था पहले। उस पैम्फलेट का नाम क्या था? उस उस पैम्फलेट का नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये भी पूछा जा सकता है, उसका पैम्फलेट का नाम था नाउ और नेवर, ठीक है? जी जी सर। नाउ और नेवर जो चौधरी रहमत अली ने दिया, इसके अंदर अब देखिएगा, इस पैम्फलेट के अंदर फिर से मुस्लिम रियासत की चार बातें की जा रही हैं। एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, और उसके बाद इसको आज का KP कहा जाता है, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। अब ये जो है वो चौधरी रहमत अली ने कहा कि पाकिस्तान तो बनेगा, लेकिन उस पाकिस्तान के हिस्से ये होंगे, कश्मीर, आज का KP के, पंजाब, अफगानिस्तान और सिंध, ठीक है? अच्छा जी, चलिए एक और एक्ट, 1935 के एक्ट के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, अब ये वो एक्ट है जिसके थ्रू बरसगीर इंडिया के अंदर पहली बार इलेक्शंस हुए। और पहली बार इलेक्शंस जो है वो कब हुए? 1937 के अंदर, 1937 के अंदर। तो यानी जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये बेसिकली इंडिया को एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ लेकर जाता है कि इंडिया इन फ्यूचर जो है वो एक आजाद रियासत बनेगी। उसी कॉन्सेप्ट में बरतानिया एक ऐलान करती है कि आप जो है इलेक्शंस करवाएं इंडिया के अंदर, और पहली बार 1937 में इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस की जो पार्टी थी, कांग्रेस वो विन कर जाती है इस इलेक्शन को। कांग्रेस जब इलेक्शन विन कर जाती है तो वो 8 सूबों में, 8 सूबों में अपनी जो है वो रियासत बनाती है। कितने प्रोविंसेस में? 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की विन होती है। इसी तरह मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग, अब अच्छा ये मैसेज है किसी का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सुनते रहें, ठीक है आप सुनते रहें। तो मुस्लिम लीग को शिकस्त हो जाती है सिलेक्शन के अंदर, और मुस्लिम लीग हो जाती है साइडलाइन। मुस्लिम लीग बेसिकली कहती है कि कांग्रेस के साथ आप हमारे साथ कहीं पर जो है वो यूपी के अंदर, स्पेशली बम्बई के अंदर हमारे साथ कंबाइन पार्टी बना दें, लेकिन जो है वो कांग्रेस बिल्कुल ही रिलक्टेंट होती है और नहीं ज्वाइन करना चाहती। लेकिन आपको पता होगा 1939 के अंदर ये कांग्रेस की हुकूमत टूट जाती है, जिसको कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। वजह ये होती है कि आपको पता है कि 1939 के अंदर दुनिया में एक बड़ा इनकलाब आता है, एक बड़ी जंग होती है। कौन सी जंग होती है? जंग अजीम दूसरी। अब आपको पता है कि ये जंग अजीम दूसरी 1939 से 1945 तक चली है, ठीक है? तो ये भी आपको जहन में याद होना चाहिए। तो पहले बार ये जंग अजीम पहली जो है, दूसरी जो है 1939 के अंदर होती है।
तो इसके दौरान कांग्रेस को बरतानिया सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप जो है अपने साथी, क्योंकि आपको पता है कि जब पहली जंग अजीम लगी थी 1919 के अंदर, तो इसमें इंडिया से 74,000 सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था। और ये शहीद हो गए थे उस टाइम पे। इनमें मुस्लिम्स भी थे, इनमें जो है वो हिंदू लीडर्स भी थे, लेकिन 74,000 सोल्जर्स ने। तो इस बार कांग्रेस ने कहा कि हम जो है उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन जा रहे, जिस वजह से जो है वो फिर उन्होंने गवर्नमेंट डिसॉल्व कर ली, जिसकी वजह से आपसे एक दिन मनाया जाता है जिसको हम डे ऑफ डेलीवरेंस कहते हैं। ये बेसिकली मुसलमानों की तरफ से बनाया गया, क्योंकि इस कांग्रेस के दो टेन्योर के अंदर सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो एक तो वर्धा स्कीम थी, जिसने सिर्फ मुस्लिम की तालीम को खत्म किया और सिर्फ हिंदुइज्म संस्कृत नॉलेज को इंट्रोड्यूस किया। इसी के साथ मुसलमानों के साथ परसिक्यूशन हुई, जो है बिहार के अंदर मुसलमानों पर बहुत बड़ा एक जुल्म सितम हुआ। तो जब ये 1939 में कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म होती है, तो इस दौरान डे ऑफ डेलिवरेंस मनाया जाता है, यानी कि जब मुस्लिम्स ने, और ये कब मनाई, ये याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। कांग्रेस रूल जब खत्म होता है तो कौन सी पार्टी बना रही है, मुस्लिम लीग बना रही है। अब ये इवेंट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डे ऑफ डेलिवरेंस क्यों मनाया गया था। डे ऑफ डेलिवरेंस बनाने का मकसद यह था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, और 22 दिसंबर 1939 को जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई, मुस्लिम लीग ने खुशी मनाई, क्योंकि वो 2 साल में मुसलमानों पर बहुत जबर हुआ। अच्छा जी, आपको पता होगा इसके बाद 1940 के अंदर एक बहुत बड़ा एक्ट होता है, एक बहुत बड़ी समझ लें करारदाद पास होती है मुस्लिम्स की तरफ से, जिसको हम कहते हैं लाहौर रेजोल्यूशन। और इसी रेजोल्यूशन को हम कहीं कहीं पर कहते हैं करारदाद पाकिस्तान। पाकिस्तान मूवमेंट की जो आगाज है वो यहां से होता है। और लाहौर रेजोल्यूशन बेसिकली कहाँ होती है, मिंटो पार्क लाहौर के अंदर। कब होती है, 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान जो है वो पास होती है, जिसके अंदर ये बात की जाती है कि अब हम जो है एक आजाद मुस्लिम रियासत की तरफ जाएंगे, एक मुस्लिम की अपनी रियासत होगी, और जिसको हम कहेंगे पाकिस्तान। ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि इसको रेजोल्यूशन को मूव किसने किया था, A.K. फजलुल हक। चलें, अब कुछ साल गुजरा क्योंकि आपको पता है कि जंग अजीम के शुरुआत पर ही कांग्रेस को ब्रिटिश ने फोर्स किया कि आप इस बार हमें इंडियन सोल्जर्स को सपोर्ट करें, भेजें आप जो है हमारी जंग में। लेकिन 1942 के अंदर बरतानवी सरकार बहुत कोलैप्स हो चुकी थी, क्योंकि जर्मनी और जो है वो जो जापान और इटली का नेक्सस था, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इंडिया से मदद मांगने के लिए 1942 के अंदर एक मिशन भेजा, जिसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्रिप्स मिशन जो है वो उसका रीजन क्या था। क्रिप्स मिशन इसलिए भेजा गई थी कि इंडियन से सपोर्ट मांगी जाए कि वो वर्ल्ड वार 2 में अपने सोल्जर्स को प्रोवाइड करें, और ब्रिटिश की जो जंग है अगेंस्ट जर्मनी, इटली या जापान, उसमें सपोर्ट करें। अब ये मिशन जब 1942 को आता है, तो ये ऑफर करता है बरतानवी सरकार जो है की तरफ से इंडिया के लोगों को बात की जाती है कि अगर आप इस जंग में हमारा साथ देंगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस यानी आज़ादी देंगे कुछ साल बाद जाके, डोमिनियन स्टेटस, और इंडिया का आज़ाद एक जो है वो स्टेटस बनेगा। जिस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इवन गांधी ने इस पर कहा कि ये तो पोस्ट क्या है, पोस्ट डेटेड आउटडेटेड चेक है, यानी एक ऐसी बैंक है
जो कि जिस बैंक का दिवालिया निकल चुका है और आप उस बैंक का हमें चेक दे रहे हैं, जिसके पोस्ट डेड चेक ऑफ अ फॉलिंग बैंक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स का जो मेजर पर्पस यही था कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन अगर इंडियन सोल्जर सपोर्ट करते हैं हमें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के अंदर ना आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। बाजू का हमें लगता है कि हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कोई जीके, नहीं, यही चीजें हैं, यही जीके है, यही ज्योग्राफिया है, यही वर्ल्ड है, यही हिस्ट्री है। एग्जामिनर जो इंटरव्यू है, जो पैनलिस्ट है, उसके पास भी तो यही नॉलेज है, इसी क्वेश्चंस को वो कैरी करता है और उससे आगे पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है वो इतनी एडवांस नहीं है वो, और इसीलिए वो एक मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो जो है वो स्टूडेंट को एक फेयर चांस दे सके, स्टूडेंट को एक एबल कर सके, ताकि वो जो है वो अपना कोई आंसर प्रोड्यूस कर सके और कोई स्टूडेंट घर जाके ये ना कहे कि मुझसे तो सवालात जो है वो इस तरह के पूछे गए कि बिल्कुल ही मुझे कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए इनकी रिवीजन मैं आपको कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं, क्योंकि एसपीएससी के जो पैनलिस्ट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसपीएससी का पैनल बैठता कैसे है, फिर से बता देता हूं। ये होता है जी, आप इस तरह समझिए, आप जैसे ही रूम में एंटर होते हैं, अब देखिएगा यहां पर जो सेंटर पे बैठा होता है ये होता है एसपीएससी की कमेटी का चेयरमैन। एसपीएससी का चेयरमैन नहीं, एसपीएससी की जो एएसआई की सिलेक्शन कमेटी है, एएसआई की सिलेक्शन कमेटी, उसको जो लीड कर रहा होगा ये मेंबर ही होगा, लेकिन चेयरमैन होगा। यहां पर जो बैठा होगा ये मेंबर होगा। ठीक है, दिस वन बी द मेंबर। और ये आपके पुलिस डिपार्टमेंट का कोई हेड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग से हो सकता है, कोई एसएसपी हो सकता है, कोई जो है वो समझ लें कि आपका डीआईजी हो सकता है, कोई एडिशनल एआईजी हो सकता है, या इससे रैंक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो है मोस्टली आपका सीपीओ की एडमिनिस्ट्रेशन विंग से होगा। ठीक है, आप तो जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको जो है वो सीपीओ समझते होंगे और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन विंग समझते होंगे। तो सेंट्रल पुलिस ऑफिस बेसिकली कह दे तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन विंग का कोई भी हेड हो सकता है, या ये बेसिकली किसी को भी रेफर कर सकते हैं, किसी टीचर को भी उठाकर कहेंगे कि ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, तो लेकिन एक डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लें। हो सकता है कि चौथा भी हो, चौथा में एक फीमेल भी हो सकती है। अब आपकी जो वो है ना पैनल की कमेटी किस तरह बैठती है, याद रखिएगा, या तो 2 फीमेल हो सकती हैं, या 2 मेल हो सकते हैं, या 2 फीमेल मेंबर्स की बात बता रहा हूं, 1 मेल हो सकता है। ठीक है, ये होगा, ये कॉम्बिनेशन होगी, या ये कॉम्बिनेशन होगी, या 2 मेल और 1 फीमेल की कॉम्बिनेशन होगी। मैंने जब तक दिए हैं, अगर मेरा एसएसटी का तो पूछ लें, उसमें 1 फीमेल थी और 2 मेल जो है वो कैंडिडेट्स थे। उससे पहले मैंने जब टाउन ऑफिसर क्वालिफाई किया था और सिलेक्शन हुई थी, तो उस टाइम पे जो है वहां पर तीनों जो है वो मेल थे, और 2 के मैंने म्यूनिसिपल ऑफिसर के दिया था, उसमें एलोकेशन नहीं हुई थी, उसमें फिर 4 मेल थे क्योंकि वो 17 ग्रेड का था। मैंने अपना तारुफ बता चुका हूँ कि मैं 16 ग्रेड एसएसटी हूँ, सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और इससे पहले मैं टीओ रह चुका हूँ, एंड देन मैं विजिटिंग फैकल्टी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोरियाम में भी पढ़ा चुका हूँ, और मैं सीएसएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। कम बैक टू द टॉपिक अगेन, हम स्टडी करते हैं अपने टॉपिक को। देन 1944, 1944 का ईयर, गांधी जिना टॉक्स। अब गांधी जिना टॉक्स बहुत फेमस हैं। यहाँ पर आपके अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो है ना, इनका नाम भी जो है पूछा जाता है कि गांधी का पूरा नाम क्या है, तो इनको महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, मोहनदास करमदास गांधी, इस तरह महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाता है। और इन्होंने बेसिकली मुलाकात की 1944 के अंदर कायद आजम के साथ,
ताकि जो है हम एक आज़ाद जो है वो इंडिया बना सकें, बजाय कि आप मुसलमान की एक अलग रियासत बनाएं। यानी बंटवारे की कॉन्सेप्ट में बात हो रही थी कि हम बंटवारा नहीं चाहते, गांधी की तरफ से ये सजेस्ट किया गया। लेकिन कायदे आजम क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हिंदुस्तान में जो है वो ये कांग्रेस हमें जीने नहीं देगी, मुसलमानों पर बहुत जबर हो चुका है, और मुसलमान के सियासी, मुसलमान के अपने मजहबी और समाजी जो है वो कांग्रेस नहीं दे सकेगी, इसलिए हमें एक आजाद रियासत की जरूरत है। तो 1945 के अंदर जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, शिमला कॉन्फ्रेंस। अब शिमला कॉन्फ्रेंस को लीड कौन कर रहा है? लॉर्ड वेविल। लॉर्ड वेविल जो है बेसिकली यहां पर मुस्लिम लीग भी आ रही है, शिमला में ये वाइसराय हैं, याद रखिएगा। दिस इज लॉर्ड वेविल, उस वक्त 1945 के वाइसराय हैं, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग से जा रहे हैं कायदे आजम और कांग्रेस से जा रहे हैं गांधी। बेसिकली यहां पर 1945 में लॉर्ड वेविल इनको सजेस्ट करते हैं कि आप आजादी से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लें, आप इलेक्शंस करवा लें 1945 के अंदर। उससे पहले हम देख लेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप फिर जो 1945 के अंदर जो कैबिनेट्स बनेंगी, जो इलेक्शन के कॉन्सेप्ट में इलेक्टोरल बॉडीज बनेंगी, वो ही आगे चल के जो है वो सपोर्ट करेंगी प्रोविंसेस को और जो है आजाद रियासतों को, और उसी के बेसिस पे बंटवारा होगा पाकिस्तान और इंडिया का। तो 1945 के लिए वो इलेक्शंस की सजेशंस करते हैं, और फिर जिना उनसे डिमांड करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम की वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से आता है कि आप इकट्ठे इलेक्शन लड़ें। 1946 में होते हैं इलेक्शन। अच्छा, अभी तक किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक किसी का सवाल है? अभी तक नहीं। जी जी, पूछे आप। कोई सवाल है? हमारे साथ जो साथी हैं हमारे साथ, अच्छा जी, पांचवें मलिक एहसन अली साहब आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक एहसन अली साहब। वालेकुम सलाम सर। अभी तक आपकी हमने जो क्लास में टॉपिक समझाए हैं, अगर आपका इस वक्त कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैंने बीच में ज्वाइन किया, खैर अब इससे पहले एसपीएससी की सीटिंग में पैनल के बारे में जी बताया। अभी जी, तक तो क्लियर है जवाब। पैनल के बारे मैं में। बोल जी, पैनल के बारे में आप बता रहे थे, मैंने बीच में ज्वाइन किया, वो एंड में मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, सारी क्लास मिस ठीक है, कर रहा हूँ। ठीक है। और बात अभी तक की जो आप टाइमलाइन बता रहे हैं वो मुझे क्लियर है सर। हाँ, मैं टाइमलाइन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर सवाल है किसी का तो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर सर, क्लियर। ठीक है। अमार साहब, आपका कोई सवाल है? अमार हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी जनाब, आपका सवाल है कोई? सर मेरा सवाल है, जी जी, पूछे पूछे। सर ये पैनल में जो पुलिस अफसर होंगे ये भी क्वेश्चन आंसर करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, पैनल के बारे में मैं आपको बताऊं, देखिएगा। कमेटी वाला आपसे इंट्रोडक्शन करवाकर आपको जो उसके साथ बैठा होता है डिपार्टमेंट का, वो उसको कहेगा सर यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब जो डिपार्टमेंट का बंदा होगा वो आपसे क्वेश्चन आस्क करेगा। अब डिपार्टमेंट का बंदा आपसे डिपार्टमेंट के ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेगा, आपकी सर्विस के ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेगा, और आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, आप ऑलरेडी इस जॉब के अंदर हैं तो एएसआई की जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके ओरिएंटेड पूछेगा। आपसे लॉ के ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपकी जो फील्ड जॉब रही है उसके ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और अगर आप जॉब में नहीं है और दूसरी किसी जॉब में है, टीचिंग में है, तो आप टीचिंग से इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, आपका रीजन क्या है। और फिर उसके बाद जो है डिपार्टमेंट के चैलेंजेस कौन से हैं, और उन चैलेंजेस के लिए रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। डिपार्टमेंट के किसी भी एब्रीवेशंस पूछे जा सकते हैं आप, जैसे एसएसयू है, इसी तरह आपसे सीडीडी है, या किसी एक्ट या पाकिस्तान का जैसे नेशनल एक्शन प्लान है, तो इससे क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे हम इंशाल्लाह इसको डील करेंगे आगे चल के।
चलें जी, वापस आते हैं टाइमलाइन पर जो हमने स्टार्ट की थी 1946। अब 1946 के जो इलेक्शंस होते हैं, जो मुस्लिम सीट्स होती हैं, तमाम मुस्लिम सीट्स, उन मुस्लिम सीट्स को मुस्लिम लीग सिक्योर कर लेती है। और इसी के दौरान जो है एक मिशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है 1946 के अंदर, जिसको मतलब ये होता है कि हम जो है डोमिनियन स्टेटस, यानी इंडिया की आजाद जो है वो रियासत किस तरह बनेगी, पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा कैसे बनेगा। तो इस बंटवारे में ये बात की जाती है, एक तो मेजर गवर्नमेंट होगी, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, यानी इसमें ब्रिटिश सरकार बंटवारे के हक में नहीं होती। ब्रिटिश सरकार कहती है कि आप जो है क्या करें, हमारे अंडर रह जाएं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल होगा, लेकिन आप कानून साजी अपनी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविंशियल असेंबलीज के लोग भी सपोर्ट करेंगे, और जो आपकी नेशनल लेवल की असेंबली होगी उसके लोग भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आजादी आपको नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली एक जो है वो जिसको हम कहते हैं लूज कन्फेडरेशन, एक ऐसा फेडरेशन, एक वफाक होगा, सेंटर होगा, फिर उसके प्रोविंसेस होंगे, और फिर प्रोविंसेस से लेकर जो है वो लोकल बॉडीज होंगी। ठीक है, तो वफाक पे कौन होगा, ब्रिटिश सरकार होगी, और प्रोविंसेस में कौन होंगे, कांग्रेस होंगे, प्लस मुस्लिम लीग होगी, और जो है लोकल बॉडीज लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर मुस्लिम लीग होगी। तो मुस्लिम लीग ने टू सम एक्सटेंट इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी बनाने की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन का पर्पस क्या था, तो आप कह सकते हैं कि इट वाज लाइक अ लूज कन्फेडरेशन, कि एक ब्रिटिश जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी जो है वो कि हम जो है दोनों आजाद रियासत बने, और ब्रिटिश चाह रही थी कि उनका जो एक स्टेटस है वो कॉलोनियल स्टेटस बरकरार रह सके। ठीक है, अगेन आते हैं हम 1947 के अंदर, 1947 के अंदर, 1947 के अंदर वाइसराय आते हैं लास्ट, जो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो बेसिकली बड़े सगीर इंडिया के आखिरी वाइसराय हैं। अब ये 3 जून 1947 को एक्ट पास करते हैं, जिनको कहते हैं इंडिपेंडेंस, आजादी का एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इस एक्ट के मुताबिक 2 डोमिनियंस बनेंगे, एक डोमिनियन इंडिया, यानी रियासतें 2 हो रही हैं, एक रियासत इंडिया और दूसरी रियासत पाकिस्तान। अब जो है यहां पर जो बंटवारा हो रहा है, इसमें 3 चीजों को वो लेकर आ रहे हैं। एक तो लाहौर रेजोल्यूशन, जो करारदाद पाकिस्तान हुई थी, उसका एग्रीमेंट। दूसरा 1930s की इकबाल एड्रेस। फिर जो है 1946 का कैबिनेट मिशन। अच्छा, आज जो है मैं आपको ये बता दूं कि क्लास लंबी चलनी है, तो जैसे ये लिंक एंड होगी तो 5 मिनट के ब्रेक बाद हम फिर ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इसको समझिएगा। अब होता यह है कि इंडिया कहती है कि जो इलाके, जो सूबे, लाहौर रेजोल्यूशन में किन की बात की गई, फॉर एग्जाम्पल लाहौर रेजोल्यूशन में NWFP की बात की गई, लाहौर रेजोल्यूशन में पंजाब की बात की गई, सिंध की बात की गई, बलूचिस्तान की बात की गई। इसी तरह इकबाल एड्रेस के अंदर जो बात की गई थी, नॉर्थ ऑफ इंडिया और वेस्ट ऑफ इंडिया की बात की गई। तो बेसिकली इंडिया कहती है कि आप जो है, जब पाकिस्तान की आज़ादी तो होगी, कानून साजी होगी, तो उसमें ये जो ढाका है बेसिकली, जिसको हम जो है कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो है मशरक़ पाकिस्तान जो कि हिस्सा था पाकिस्तान का 1971 तक, 1971 तक, उसके बाद जो है ये अलग हो गया और आज के दौर में इसको बांग्लादेश कहते हैं।
तो इंडिया ने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ना ही आपकी करारदाद पाकिस्तान के अंदर इसका जिक्र किया गया है, ना ही आपने जो है वो इकबाल एड्रेस के अंदर एक जिक्र हुआ, ना ही कैबिनेट मिशन के अंदर इसका जिक्र हुआ। लेकिन फिर एक मंसूबा सजेस्ट किया गया, एक पॉलिसी निकाली गई, एक सॉल्यूशन निकाला गया कि अब जो है हम क्या करेंगे कि जहां जहां पर, क्योंकि पता है, याद रखिएगा 1945 के अंदर इलेक्शंस हो रही हैं। इलेक्शंस कब है? 1945 के अंदर। अब यहां पर सिंध के अंदर किसकी गवर्नमेंट है? सिंध के अंदर मुस्लिम लीग की, ठीक हो गया। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट। इसी तरह एनडब्ल्यूएफपी के अंदर प्रॉब्लम ये हो गई कि यहां पर मुस्लिम्स की गवर्नमेंट तो थी, लेकिन वो मुस्लिम सपोर्टर नहीं थे, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर हम बात करें तो अब क्या होता है, पहले बलूचिस्तान से ले लेते हैं। अब बलूचिस्तान में जो क्या होता है, लोअर जिरगा, जिरगा होता है। उस जिरगे में कोयटा म्युनिसिपल कमेटी के लोग और लोअर जिरगा, क्योंकि जिरगा सिस्टम बलूचिस्तान के अंदर कबायली इलाकों में बहुत है, तो यहां पर फैसला दिया जाता है कि हम जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, हम बनेंगे पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। तो बलूचिस्तान की जो है करारदाद पास कर दी जाती है बलूचिस्तान असेंबली से, और पाकिस्तान में यूनाइट हो जाता है। सिंध में मुस्लिम लीग जो है वो 122 वोट हासिल करती है, और वो भी 122 वोट हासिल करके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह अब मसला यहां हो जाता है एनडब्ल्यूएफपी में, क्योंकि यहां पर जो है वो एक तजाद क्रिएट होता है कांग्रेस की तरफ से। तो फिर यहां पर होती है जिसको हम कहते हैं कि एक जिरगा बुलाया जाता है। इस जिरगे के लोग जो है फिर सपोर्ट करते हैं, कबायली लोग जिनको ट्राइबल्स कहा जाता है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह फिर जो ईस्ट पाकिस्तान है, मशरक़ पाकिस्तान के लोग भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ की मशरक़ पाकिस्तान की ढाका की असेंबली भी जो है वो सपोर्ट करती है कि हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, ठीक है। जब आज़ादी होती है 1947 में, अब ये देखिएगा, अब ये 14 अगस्त 1947, इस वक्त 571 प्रिंसली स्टेट, यानी ऐसी भाषाई रियासतें भी थी जिनमें कश्मीर भी था, और उसके साथ साथ हैदराबाद दक्कन भी था, और जुन्नरगढ़ भी था, और इस तरह बहुत सारे, जिस तरह रानीपुर रियासत आज की खैरपुर रियासत के बाद में ज्वाइन हुए, सवात भी थी और कलात भी थे, ये सारे प्रिंसली स्टेट थे। तो 571 प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, जिनको, इन तीनों को तो इंडिया ने बेसिकली हैदराबाद दक्कन और जुन्नरगढ़ को एनेक्स्ट किया, इलीगल वे में कब्जा किया इन पर। अब कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में फिर जो है मैं आपको बताता चलूं कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में 1948 के अंदर कश्मीर में हो गई वार, और इसको पहली जंग कहते हैं कश्मीर की। अब मसला ये होता है कि यहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मसला चला जाता है, और इंडिया लेकर जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया सपोर्ट करता है कि आप यहाँ पर सीज फायर करवाएं, अमन शांति समझौता करवाएं। और फिर जो है आपको पता होगा इसी साल 1948 में एक बड़ा वाकया हुआ कि 11 सितंबर 1948 में हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आजम की वफात हो गई। अच्छा, मैंने कल भी एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझसे इंटरव्यू में जो है ये पूछा गया था कि कायदे आजम की वफात कब हुई और कायदे आजम किस बीमारी से मरे थे। तो याद रखिएगा, कायदे आजम को जो बीमारी थी उसको हम कहते हैं टीबी, ये याद रखिएगा, एसपीएससी पैनल पूछ सकता है कि कायदे आजम की वफात कब हुई, 11 सितंबर 1948 को, और टीबी से उनकी वफात हुई। टीबी को हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है जी हमारी 1950 का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है जिसको हम कहते हैं लियाकत नेहरू पैक्ट।
अब लियाकत नेहरू पैक्ट जो है वो एक पहला भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता था कि रिलेशंस को बेहतर बनाया जाए। क्योंकि आपको पता होगा 1948, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया ने वाटर कब स्टॉप किया था, पाकिस्तान का पानी। तो ये भी 1948 के अंदर पाकिस्तान का पानी जब बंद किया तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ये कश्मीर का मसला हल हुआ। और कश्मीर के मसले का हल क्या निकला था, आपको पता है कि एक आज़ाद कश्मीर कहलाता है, एक पीओके, एक है आईओके जिसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। अब आज़ाद कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट में है कि वो कभी भी अगर जब यहाँ पर जो है वो रेजोल्यूशन होगी तो फिर आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान का हिस्सा बने या वो जो है प्लेबिसाइड के थ्रू इंडिया का हिस्सा बने। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसके साथ हमें लद्दाख भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लद्दाख पर और इसके साथ जो अक्साई चिन है, ये अक्साई चिन पाकिस्तान का इलाका होता था, लेकिन 1963 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ बॉर्डर रिलेशन साइन किए, बॉर्डर ट्रीटी। ये पूछा जा सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर ट्रीटी है वो कब साइन हुई, वो 1963 में। 1962 का सबसे बड़ा वाकया मैं आपको बता दूं कि चाइना और इंडिया के बीच में वार हुई थी 1962। तो इस वार को देखते हुए पाकिस्तान ने 1963 के अंदर 1963 के अंदर चाइना के साथ ताल्लुकात स्टार्ट किए और फिर एक बॉर्डर ट्रीटी होती है जिसके थ्रू जो है अक्साई चिन का इलाका पाकिस्तान चाइना को दे देता है गिफ्ट करके, वरना अक्साई चिन भी पाकिस्तान का इलाका था, ठीक है। तो अच्छा साथियों, अब ये है कि इस वक्त बज रहे हैं 4:45। मैं आपको, आप थोड़ा सा ब्रेक भी कर लें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत नॉलेज को कंज्यूम करना है। तो फिक्स 4:55 पे आपको दूसरी लिंक शेयर करता हूं, ठीक है। 4:55 पर दूसरी लिंक, ठीक है। 4:55 पे आपको ग्रुप में दूसरी लिंक आ जाएगी। मैं लिख भी देता हूँ, बस इस लिंक को मैं रिकॉर्डिंग करके शेयर भी कर दूंगा। 10 मिनट में ब्रेक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होती है। ओके। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।